हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई शुरुआत की है, जिसके अंदर हमने बात की है कि हम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। और इसमें एक वीडियो जो मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने केवल आपको यह बताया है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं कि तत्व और उनके यौगिकों का अध्ययन जिस केमिस्ट्री में किया जाता है उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि आप पीरियोडिक टेबल को याद कर लें। तो आई होप आपने उसको याद कर ली होगी। और कैसे की होगी तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, उस वीडियो को आपने देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो वो वीडियो देख लेना, आप आसानी से उसको बनाना सीख लोगे। ठीक है, अभी हम एक बार वापिस वो मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल बनाकर बताऊंगा उसी ट्रिक से, है ना। देखो कैसे बनाते हैं। आपके पास में आपकी कॉपी है, उसमें आप ऐसे पहले 2 लाइन खींचना, इस तरह से 2 लाइन। ठीक है, ये 2 लाइन होगी। फिर इनको 6 बार काटना, 1 2 3 4 5 और 6 बार कटी, 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर ऊपर से 2 डब्बे छोड़ना और ये इस डब्बे से आपको इस तरह से बनाना। ऐसे। और फिर इनको 10 बार काटना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार गिन लो। 10 हुए नहीं हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर क्या करना है, यहां से आपको ऊपर बढ़ाना है वापिस इसकी सी तक और इधर आगे बढ़ाना है। इसके बीच में एक और लाइन खींच देना इस तरह से। और अब इनको 6 बार काटना है। कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार। ठीक है, ये कितनी बार हो गया आपके? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, एक डब्बा आपको यहां पर बनाना है और इसे एक डब्बा आपको यहां लास्ट में बनाना है। पहले ऊपर एक डब्बा, नीचे एक डब्बा। अब नीचे आपको क्या करनी है, नीचे भी आपको ऐसे आधी 2 लाइनें खींचनी है। ठीक है, इसको भी बीच में से काट दो और अब इनको 14 बार काटो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से 14 डब्बे बनने चाहिए। अब देखो हम इसको करते हैं, पहले इसको करते हैं। देखो हे ली ना के रग से फरियाद, इधर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, फिर अभी इसको छोड़ दो, पहले 6 वाले पढ़ते अपन। बैंगन आलू गाजर इन केला। ठीक है, यहां पर अभी आएगा जो मैं बताऊंगा। फिर इधर आते हैं आपके कार्बन के शिवा जी सुनो प्रभु। फिर इधर नाइट्रोजन परिवार, नाना पापा आंसू सब बीमार। फिर हम बात करते हैं ओल्ड स्टाइल से टी को। इधर बात करते हैं फिर कल बार आई एंटी। इधर बात करते हैं हे नीना आरती करोगी तो जिंदा रहोगी, जिंदा रहोगी। ठीक है, और अब इनको बदल लेते। यहाँ पर भी जो तत्व आएंगे मैं उनको लिखूंगा, पहले ये कर लेते, इनके बाद भी ये तत्व भी लिख दूंगा मैं ना। देखो इधर लिखना है साइंस टीचर वृता कृपलानी मत फे को नी क्यों जलती हो। फिर यार जरा नींबू मोटा तोड़ के दे, रुक रे पढ़ अगर है सीधा। फिर इधर ला हफ्ता वरना रे उसको इधर पीटेंगे और हारेगा। ऐसी
रेफ्लॉन डीबी से गर्म भीषण हवा मिटाएंगे। ठीक है, फिर इधर लिखना 10 राग एसी रेफ्लॉन डीबी से गर्म भीषण हवा मिटाएंगे 10 राग सीएन। ठीक है, ये हो गए। अब आप इधर देख रहे हो ये खाली जो डिब्बा बचा है, इनमें भी कोई ना कोई तत्व है। पहले क्या था, यहाँ पर तत्वों की खोज नहीं हुई थी, तो क्या कर रखे इनके यहाँ पर आईयूपीसी नाम लिख रखे थे। क्या नाम लिख रखे थे इनके? आईयूपीसी नाम लिख रखे थे। लेकिन अब इन तत्वों की खोज होगी है तो वो तत्वों में लिख देता, हमको याद रखना। जैसे वो बैंगन आलू गाजर थैला नहीं। ठीक है, क्या शिवाजी सुनो प्रभु फुर्ती से, आप इसको लिखो FL। ठीक है, फिर नाना पापा आंसू सब बीमार मच्छर। ओल्ड स्टाइल से टीप लो वो LV है, जिसको आप मतलब वो से याद रखना हो। ठीक है, और फिर कल बार आई आंटी तासी है नीना आरती करोगी तो जिंदा रहोगी। इस तरह से बस ये आपके नए तत्व खोज हुए, इनको याद कर लेना आपको ना, है तो सिंपली आपको याद हो जाएंगे। ये L है, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं के शिवाजी सुनो प्रभु फुर्ती से, नाना पापा आंसू सब बीमार मच्छर, ओल्ड स्टाइल से टीपो लो, फिर कल बार आई आंटी तासी है नीना आरती करोगी तो जिंदा रहोगी। ठीक है, अब इनको बढ़ते अपन। सीता के परिंदे, देखो सीता के परिंदे दोनों मिलाकर परिंदे ने प्रेमी को समझाया कि यूरोप के गार्डन में टीबी डायरिया हो रिया, तुम या रब लुक छिप जाओ। फिर थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो, एक बार देख लो आप। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से हम इनको आसानी से भर सकते हैं। तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना, वीडियो का नाम है, टाइटल है आधुनिक और सरणी को सीखने की ट्रिक। मैं उसको आपको आई कार्ड पे उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको भरते हैं। तो अब हमें ये जो आधुनिक और सारणी है इसके बारे में कुछ बात करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आधुनिक और सारणी है ये किसने बनाई, तो ये बनाई हेनरी मोंजले ने। हेनरी मोंजले, ये किसने बनाई? हेनरी मोंजले। तो कई बार क्या होता है कि बुक्स के अंदर आपको ऐसा भी मिलेगा कि हेनरी मोंजले की और सारणी। एक तो हम क्या कह रहे हैं आधुनिक और सारणी, और एक और क्या मिलेगा आपको? हेनरी मोंजले की और सारणी, मतलब हेनरी मोंजले ने इसको बनाया था। ठीक है, हेनरी मोंजले हो गया। इसके अंदर हम बात करते हैं कुल कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व है। आप इनको गिन लो, ये टोटल 118 तत्व ही है। ठीक है, और भी खोज चल रही है ना। ये हो गया। फिर और आता है, एक बात करते हैं आवर्त नियम। एक वर्ड आता है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम। एक तो क्या है कि अपना जो बोर्ड है वो छोटा है, इसके अंदर मैं जो लिखना चाहता हूँ वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि टेबल भी यहाँ पर रखना जरूरी है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है? तो हेनरी मोंजले ने इसके लिए आधुनिक आवर्त नियम दिया कि आधुनिक आवर्त नियम ये कहता है कि जो तत्व ये तत्व देख रहे हैं इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल और केमिकल जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वह इनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होती है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके फलन होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं परमाणु क्रमांकों के। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। वापिस सुनना, आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है?
आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि तत्वों को उनका अगर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के बाद में समान गुणधर्म वाले जो तत्व होते हैं ना, उनमें क्या होती है, उनकी आवर्ती होने लग जाती है। वो मतलब कि वो उस ग्रुप में रिपीट होने लग जाते हैं। देखो कैसे है आवर्ती का मतलब क्या था वो समझाता हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लिथियम है, ठीक है, लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम, आगे चला बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इधर वापस आए सोडियम आ गया आपके। लिथियम और सोडियम आए, दो आयन आपके पास में, लिथियम के नीचे सोडियम। ये परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम का मतलब समझना है कि लिथियम तीसरे नंबर पर आता है, फिर बेरिलियम चौथे नंबर पर, ये 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, और सोडियम 11वें नंबर पर आता है। ये कितने नंबर पर आता है? 11वें नंबर पर। तो देखो लिथियम का अगर मैं बात करूं, इसका जो होता है विन्यास कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको पता है 2 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 1। सोडियम का 2, 8 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप देखो लिथियम के बाध्यम कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के बाध्यम कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन बाध्यम कोष में सेम 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम बात करते हैं कि ये भी लिथियम भी 1 इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है, सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है ना। और फिर बात करें तो इनकी जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ये ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं, जल के साथ में विक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इनकी क्या होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी लगभग सेम होती है। इसलिए क्या होता है कि इनके गुणों में समानता होती है, इसलिए इनको नीचे ऐसे व्यवस्थित किया गया, एक के नीचे एक। जैसे अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम, इनमें भी समानता होती है, मतलब इन सारे में कुछ ना कुछ समानता होती है, इसलिए एक ही ग्रुप में आए हैं, एक ही ये किस में आए हैं, वर्ग में आए हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे बेरिलियम के बाध्यम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम के बाध्यम कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो इनको गुणों में व्यवस्था के आधार पर ये परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। समझना कि जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एक निश्चित समय आने के बाद में क्या होंगे, इनके जो समान तत्व होंगे वो एक दूसरे के नीचे आते जाएंगे, उनके गुणों में क्या होगी, समानता होगी, है ना। तो ये हो गया आपकी इसका आधुनिक आवर्त नियम। तो ये आप आधुनिक आवर्त नियम समझ गए होंगे कि इनके मतलब क्या होता है, गुणों में समानता होती है, तो वो तत्व उनके नीचे आते जाते हैं, उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके आधुनिक आवर्त नियम, है ना, ये हो गया। अब हम और थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो क्या क्या सीखा हमने? हेनरी मोंजले ने इसको बनाया, कुल 118 तत्व और आधुनिक आवर्त नियम सीख लिया। एक तो अपना बोर्ड बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत जल्दी इसको बड़ा बोर्ड बनाएंगे, मतलब नया लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसी पे काम चलाते हैं। देखो अब बात करते हैं फिर क्या हुआ कि जो ये आवर्त सारणी बनी है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? इसको 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो इसको आवर्त में बांटा गया, आवर्त मतलब आवर्त को बोलते पीरियड, और एक बांटा गया इसको वर्ग को आप इंग्लिश में बोलते हो ग्रुप, ठीक, इसमें बांटा गया। देखो आवर्त किसे कहते हैं, आपको पता है, ये जो ऐसी पंक्ति होती है हम क्षैतिज पंक्ति कहते हैं, और ऐसी पंक्ति को हम ऊर्ध्वाधर पंक्ति कहते हैं। तो ये जो क्षैतिज पंक्ति दिख रही है कैसे है, ये वाली देखो, ये क्षैतिज पंक्ति मैं बना के नहीं बता रहा हूं, ऐसे ये वाली क्षैतिज पंक्ति, फिर लिथियम बेरिलियम, ये वाली एक पूरी क्षैतिज पंक्ति, फिर ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, इस तरह से। तो ये जो क्षैतिज पंक्ति है वो टोटल कितनी है? ये जो क्षैतिज पंक्ति हुई ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियां, इन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो देखो गिनो कितने आवर्त है इसके अंदर, देखो 1 2 3, फिर ये 4 5 6 7, ठीक है 7 है। अब आप कहोगे सर ये 8 और 9 2 और भी तो है। ये जो 2 तो निकले हुए ना, ये एक बात बता दूं, ये जो ये सीरियम है और ये थोरियम है, ये यहाँ से निकले हुए हैं। ये सीरियम यहाँ से निकला हुआ है और ये थोरियम है वो यहाँ से है। मतलब क्या हुआ कि जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, तो ये जो तत्व है ना, ये अपने गुणों में थोड़ी सी भिन्नता दर्शा रहे थे, इन्हें अग्लोक के तत्व कहते हैं, है ना। तो इसलिए इनको यहाँ पर ना रखकर इधर अलग से रखा गया, क्योंकि इनके गुणों में इनसे भिन्नता होती है। इसलिए ये जो मेन जो तत्व है ना, ये जो 2 टेबल बनी हुई वो यहाँ से निकली हुई है, इसलिए हम इसको अलग से कंसीडर नहीं करेंगे कि ये 7 तो ये आवर्त और 2 ये 9, नहीं, हम केवल कितनी करेंगे, ये जो 7 है उन्हीं को। तो ध्यान देना कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी पंक्तियां होती है, कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनको आपको गिनना नहीं, क्योंकि यहाँ से निकला हुआ,
ये यहां से निकले हुए हैं, ठीक है। और वर्ग की बात करते हो तो गिन लो, ये वाली ऐसे वाली देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो वर्ग कितने हैं ऊर्ध्वाधर, वो कितने आपके 18। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने 7 है और वर्ग कितने, तो वो 18 है ना। फिर हम बात करते हैं कि ये हम समझ लिया कि आवर्त क्या होता है और वर्ग क्या होते हैं। इधर हम बात करें आवर्त के अंदर तत्वों की संख्या कितनी है, हम बात करें आवर्त के अंदर तत्वों की संख्या कितनी। आवर्त देखो ये वाले आवर्त है ना, तो देखो पहले आवर्त में कितने हैं, 2 तत्व हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2। इस आवर्त में कितने तत्व देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। इसमें गिनो, 2 तो ये 10 ये और 6 ये, कितने हो गए 18। वापिस इसमें गिनो, इसमें भी 2 ये 10 ये और 6 ये 18। अगर आप इसमें भी गिनते हो तो आप कहोगे कि 2 ये 10 ये और 6 ये 18, और आप यहाँ पर 18 लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो तत्व है ना, ये जो पूरी देखिए आपको ये वाली आवर्त, मतलब एक तरह से अभी आवर्त बोलो तो ये कहां से निकला हुआ है, इस जगह से निकला हुआ है। ये सारी की पूरी टेबल कहां से निकली, यहां से निकली हुई है। मतलब 3 तत्व तो ये है, फिर ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये, और फिर इसके बाद में यहां से गिनो आप 1 2 3, इसके बाद में ये सारे तत्व 14 ये हो गए, 3 और 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो टोटल तत्व कितने हो, 32 हुए हैं। ध्यान रखना ये जो तत्व है ये वाले यहाँ पर गिनना चाहिए 32 हैं। और अगर आप यहाँ पर गिनते हो ना इस वाली को, तो ये भी अब कितने होंगे, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ से ये निकले हुए तो ये भी 32 होंगे, लेकिन ये 32 नहीं है, ये अपने अपूर्ण है। क्या ये अपूर्ण, खाली है। अपूर्ण होने का मतलब है इसके अंदर खोज चल रही है अभी भी। अभी क्या होता है कि हमें जितने भी जो नए तत्व की खोज होती है ना, हम उनको इसी किसी वर्ग में इसी किसी आवर्त के अंदर रख देते हैं, यहाँ पर किसी न किसी आवर्त के अंदर रख देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि पहले आवर्त में 2, फिर दूसरा आवर्त में 8, तीसरा आवर्त में 8, चौथा आवर्त में 18, पांचवा आवर्त में 18, छठा आवर्त में 32 और ये सातवां आवर्त क्या है, अपूर्ण है। इनको ध्यान रखना, ये नंबर तो आप ध्यान ही रखना क्योंकि इनसे हम सवाल भी करेंगे, है ना। तो इसमें मोटे मोटे तौर पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो तत्व निकले ना वो यहाँ से निकले, मतलब लेंथेनम, इसको लेंथेनम बोलते हैं। लेंथेनम के बाद में ये सीरियम है, ये पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर आएगी और फिर ये आगे पढ़ेंगे। एक्टिनियम के बाद में थोरियम है और फिर ये पूरी टेबल आएगी। और ये अपूर्ण है। अपूर्ण होने का मतलब है कि इसके अंदर जो खोज होती है ना तत्व वो इसी आवर्त के अंदर रखे जाते हैं, इसलिए अपूर्ण है। इसके अंदर जो खोज चल रही है वो तत्व इसी के अंदर आते हैं। तो हमने सीख लिया इसके अंदर। वापिस मैं इसको सही कर देता हूं पहले। ठीक है, तो हमने इसके अंदर ये भी सीख लिया कि कितने आवर्त किसे कहते हैं। ध्यान रखना ये आवर्त है, ये आवर्त है इस तरह से, और ये खड़ी लाइन जो हमें दिख रही है ये कितने हैं, ये वर्ग है जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन जो तत्व उनको कुछ नाम दिया, मतलब ये जो पूरे ग्रुप है, वर्ग है, ग्रुप यानी वर्ग है, इनको कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। जैसे देखो ये जो आपको पहला ग्रुप है ये वाला, इसे हम सार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, सार धातु। वर्ग 1 को सार धातु कहते हैं, इसको वर्ग 2 को सार्य मृदा धातु, सार्य मृदा धातु। फिर हम इसकी बात करते हैं बी की, तो इसे हम बोलते हैं बोरोन परिवार। क्या बोलते हैं, बोरोन परिवार, बोरोन परिवार। ये सी है, सी को हम बोलते हैं कार्बन परिवार, कार्बन परिवार, ठीक है। समझ लेना परिवार भी लिखा हुआ है, जगह नहीं अपना। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन परिवार। लेकिन नाइट्रोजन परिवार को इससे कम जाना जाता है, इसका एक और नाम उसे हम बोलते हैं निकोजन, निकोजन, निकोजन। निकोजन को आप कोष्टक में लिखना दम घोटने वाले, दम घोटने वाले, निकोजन यानी दम घोटने वाले। फिर इसको हम ऑक्सीजन परिवार बोलते हैं, या ऑक्सीजन परिवार के अलावा इसे और बोला जाता है केल्कोजन,
केल्कोजन। केल्कोजन मतलब अयस्क बनाने वाले, अयस्क, अयस्क बनाने वाले। फिर ये है, इसको हम बोलते हैं जो वर्ग 17, इसको हम बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन। और हेलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले। मैं यहां पे लिख रहा हूं लवण, है ना। और ये लास्ट वर्ग 18 बचा ना, इसको हम बोलते हैं अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। तो एक बार वापिस सुनना, जो वर्ग पहला है उसको हम क्या बोलते हैं? सार धातु। वर्ग 2 को हम बोलते हैं सारे मृत धातु। इसकी भी बात करेंगे, पहले इनको देख लो। इसको बी को बोलते हैं बोरॉन परिवार, सी को बोलते हैं कार्बन परिवार, इसको एन को नाइट्रोजन परिवार। इस पूरे की बात हो रही है, ये पूरे की इसको नाइट्रोजन परिवार, लेकिन नाइट्रोजन परिवार से कम इसको निकोजन के नाम से ज्यादा जाना जाता है, निकोजन, जिसका मतलब होता है दम घोटने वाले। फिर इधर ये आपकी ऑक्सीजन है, इसको या तो ऑक्सीजन परिवार को, ये इसे एक और नाम है जो इसी नाम से यूज किया जाता है, केल्कोजन, यानी अयस्क बनाने वाले। यहाँ पर मैंने केवल अयस्क लिखा है, आपको ध्यान रखना अयस्क बनाने वाले। फिर ये फ्लोरीन वाला है, इसे हम हेलोजन कहते हैं और इसका मतलब होता है लवण बनाने वाला। और जो वर्ग 18 है, इसको अक्रिय गैस है। एक और गैस अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है, वो भी कहते हैं। ठीक है, शून्य गैसे भी कहते हैं इसको। ये हो गया। फिर बात करते हैं आपकी बीच, ये जो दिख रहा है स्केडियम से लेकर जिंक तक, ये नीचे है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। ये सारे ये वाले ये दिख रहे हैं ना डब्बे के अंदर, इतने से यहां से लेकर यहां तक, ये इन सबको हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है। और ये नीचे जो बच्चे हैं, नीचे जो बच्चे ये दो, इनको हम बोलते हैं अंतर संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण तत्व। इन्हें क्या बोलते हैं? अंतर संक्रमण तत्व। ठीक है। अब देखो, इन्हें क्या बोल रहे? संक्रमण तत्व। इन्हें क्या बोल रहे? अंतर संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण तत्व। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये जो दोनों निकले हुए हैं, वो कहां से निकले हुए हैं? यहां से निकले हुए, मतलब संक्रमण तत्व के अंदर से निकले हुए ना, इसलिए ना अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है। तो इनका आपको ये नाम भी समझ में आ गया। मैंने आपको ध्यान रखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले। एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है कि केल्कोजन किस समूह को कहा जाता है, किस समूह को या किस वर्ग को कहा जाता है? तो ऑक्सीजन वाले वर्ग को, ऑक्सीजन परिवार को क्या कहा जाता है? केल्कोजन कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, जो पीरियोडिक टेबल हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको एक और रूप में बांटा गया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया, इस पूरी सारणी को। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कौन कौन सा मैं यहां पर लिख देता हूं। एस ब्लॉक ये सब स्मॉल है ना, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन 4 ब्लॉक में इनको बांटा गया है। अब देखो, सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एस ब्लॉक किसे कहते हैं। एस ब्लॉक किसे कहते हैं? यदि किसी तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अगर एस कक्षक में प्रवेश करे तो उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करे तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और यदि किसी कक्षा का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करे तो उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक में, एफ कक्षक में प्रवेश करे तो उसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब जैसे बात करें तो ये आपको दिख रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों को साथ में इधर लिख देता हूं। इन दोनों को हम कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, मतलब इसे एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक का मतलब ये जो दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये इनके जितने भी ये तत्व है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सब किसके तत्व है? एस ब्लॉक के तत्व है। एस ब्लॉक के तत्व, इनका मतलब है कि इनके जो अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन होगा वो एस कक्षक में प्रवेश करेगा। इनको हम बोलते हैं यहां से लेकर यहां, इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक। इसे हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। इसे हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। मतलब ये जो यहां से नीचे तक दिख रहा है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? पी ब्लॉक में प्रवेश करेगा। फिर आपको ये यहां से लेकर ये दिख रहा है, इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। और नीचे जो आपको दिख रहा है इसे हम एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये एस ब्लॉक
पी ब्लॉक, ये पूरे डी ब्लॉक और नीचे दो बचे जिसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखो कभी कभार डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इनका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ। ये वर्गीकरण किसके आधार पर किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया। तो एस कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का होता है NS1 से 2। आप बस इनको नोट डाउन करते चलना, बाद में और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। हम पूरे एस ब्लॉक को डिटेल में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक को, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, एस ब्लॉक का NS1 से 2। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपके NS2 NP1 से 6। पी ब्लॉक का क्या हो गया, NS2 NP1 से 6। डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D1 से 10 और NS0 से 2। N-1 D1 से 10 और NS0 से 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एफ ब्लॉक की बात करते हैं, एफ ब्लॉक का होता है N-2 F1 से 14, 1 से 14, N-1 D0 से 1 और NS2 ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एस ब्लॉक का क्या है, NS1 से 2। पी ब्लॉक का क्या है, NS2 NP 1 से 6 और डी ब्लॉक का N-1 D से 1 से 10 और NS0 से 2। एफ ब्लॉक का N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1 और NS2 ये इसका क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SP-D ब्लॉक का। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखो इसके अंदर आपको और क्या ध्यान रखना है कि मैंने इनके नाम तो आपको बता ही दिया। ये जो आपको श्रेणी दिख रही है पहले एफ ब्लॉक के अंदर बात करते हैं, तो जो आपको पहले श्रेणी दिख रही है इसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी, इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड श्रेणी। ये जो आपकी ये वाली श्रेणी दिख रही है इसको हम बोलेंगे एक्टिनॉइड श्रेणी। एक्टिनॉइड श्रेणी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी। क्यों लेंथेनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लेंथेनियम के बाद में से आ रही है, और इसको हम एक्टिनॉइड क्यों बोलते हैं क्योंकि एक्टिनियम के बाद से निकली हुई है। ठीक है, मैंने बता दिया ये इस लेंथेनियम के बाद में ये सीरियम है और इसी के बाद में क्या है, थोरियम है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। और इसके अंदर आपको थोड़ा सा डी ब्लॉक के अंदर क्या ध्यान रखना है, डी ब्लॉक के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो SC है ये वाली पूरी डिग्री SC से लेकर जिंक तक है, इसे हम 3D श्रेणी बोलते हैं। कौन सी श्रेणी, 3D। मैं इनका इधर आगे लिख रहा हूँ 3D। इसे हम कौन सी श्रेणी बोलते हैं, 3D। इट्रियम से लेकर कहां तक, केडियम तक, इसे हम बोलते हैं 4D। इसी प्रकार लेंथेनियम से लेकर Hg तक है, इसे हम बोलते हैं 5D। और इधर Ac यानी एक्टिनियम से लेकर कहां तक, Cn तक, इसे हम बोलते हैं 6D श्रेणी। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, और इनको लेंथेनॉइड श्रेणी, एक्टिनॉइड श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इनको हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बांट लिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एक बार आप इनके ये क्या करो, नोट कर लो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। ठीक है, तो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम इसी पीरियोडिक टेबल से एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है धातु, अधातु और उपधातु का। धातु, अधातु और उपधातु का। आपको पता है धातु किसे कहते हैं, तो हम धातु के बारे में जानते हैं कि धातु चमकशील होती है, विद्युत की सुचालक होती है, उष्मा की सुचालक होती है, अज्ञात वर्धनी होती है, तन्यता होती है उनमें। ठीक है, अधातु क्या होती है, जिनके अंदर ये सभी धातु के गुण नहीं पाए जाते उन्हें अधातु कहते हैं। और फिर उपधातु की बात करते हैं, तो धातु और अधातु जिनका दोनों के गुण, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। धातु और अधातु के दोनों गुणों तो हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आप कैसे आप कैसे पहचानोगे कौन सा धातु है, कौन सा उपधातु है और कौन सा अधातु है। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप उपधातु को याद कर लो, फिर आप धातु और अधातु को तो आसानी से पहचान लो। इसकी बात कर रहा हूं मैं, उपधातु, उपधातु। तो उपधातु के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, लिख लेना, वो आपकी काम आएगी और आप कभी नहीं भूलोगे। देखो उपधातु कौन सी है, पहले मैं हिंदी लिख रहा हूं, देखो ट्रिक समझना। बोले, बोले शिव जी ऐसे
सभी ट्यूशन आए। बोले शिव जी ऐसे सभी ट्यूशन आए, मतलब कोई कोचिंग वाला है जिसकी अच्छी कोचिंग चल रही है तो वो बोले शिव जी से प्रार्थना कराए, ये बोले शिव जी ऐसे बच्चे मेरे ट्यूशन में आए, तो बोले शिव जी ऐसे सभी ट्यूशन आए। देखो बोले से आपको ध्यान रखना है बोरोन, ठीक है। अब इनको तत्व तो देख लेना। बोले से आपको ध्यान रखना है बोरोन, शिव से आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन, जी से आपको ध्यान रखना है जर्मेनियम, ऐसे से आपको ध्यान रखना है आर्सेनिक, ये सभी से आपको ध्यान रखना है Sb, इसको एंटीमनी बोलते हैं। ट्यूशन से आपको ध्यान रखना है टी टेलुरियम, ठीक है। और आई से आपको ध्यान रखना है At, आई से आपको क्या ध्यान रखना है At। बोले शिव जी ऐसे सभी ट्यूशन आए, ठीक है। और अब क्या होता है बहुत सारी जगह पर ये पीओ पोलोनियम को भी उपधातु बता रखा, तो आप यहाँ पर लिख दो पीओ भी, आप एक याद कर लेना, ठीक है। तो बोले शिव जी ऐसे सभी ट्यूशन आए और पीओ ये लास्ट में आप याद कर लेना। अब क्या करना है आपको, जो जो तत्व दिख रहे हैं उनको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कर दो, जैसे ये है बोले शिव जी ऐसे सभी ट्यूशन आए 80, और ये पीओ को आपने बता दिया। अब देखो ये जो गोले गोले दिख रहे हैं ना, इनके इस तरफ भैया देखो, बोरोन के इस तरफ, एल्यूमिनियम सिलिकॉन से इस तरफ, जर्मेनियम आर्सेनिक से इस तरफ, इनसे इस तरफ, बाई तरफ, मतलब बाई तरफ है उपधातु के बाई तरफ। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस गोले गोले तक, वो सभी क्या धातु है, वो सभी क्या धातु है। और इसके इस तरफ जितनी भी दिख रही है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है आपके अधातु है। और नीचे ये भी आपके क्या ध्यान रखना, ये भी धातु ही है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दो उपधातु, मार्कर खत्म हो गया, उपधातु, ये उपधातु के बाई तरफ, उपधातु के बाई तरफ, उपधातु के बाई तरफ क्या है, बाई तरफ क्या है, धातु है। ये आपको जितने भी देख रही, ये यहां से यहां तक और ये नीचे, ये सभी क्या धातु है बाई तरफ। और उपधातु के दाई तरफ, धातु के दाई तरफ, दाई तरफ क्या है, उपधातु के दाई तरफ इधर ही है, इसका बाया ही है, दाया ही है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब जो भी आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है, अधातु, ठीक है। तो अगर आप उपधातु याद कर लेते तो इस तरफ आपके धातु है और उस तरफ आपके क्या है, अधातु है। तो इस तरह से आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। तो ये ट्रिक लिख लेना, बोले शिव जी ऐसे सभी ट्यूशन आए, और आपको लास्ट में पी और ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके हो गया धातु, अधातु और उपधातु का भी। अब हम एक और छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में वीडियो यहाँ पर ही रोक देंगे। ये जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम, ये आपकी यू लिखा हुआ है, इसे हम यूरेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेनियम। इस तत्व का नाम क्या है, यूरेनियम है। ये 92 नंबर पर आता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 92। यूरेनियम के बाद में जितने भी तत्व दिख रहे हैं, जैसे ये सारे जितने भी तत्व हैं, प्लस इधर वाले तत्व हैं, ये आपको नीचे जितने भी तत्व दिख रहे हैं, मतलब 92 के बाद में जितने भी तत्व 118 तक है, वो सभी क्या प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। ये सभी कितने हैं, 92 के बाद जितने भी तत्व है वो सभी क्या प्रकृति में नहीं पाए जाते, वो सब क्या मैन मेड है। मैन मेड यानी वो कृत्रिम है, कृत्रिम तत्व है, मतलब 92 तत्व, यानी 92 परमाणु क्रमांक, यानी यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, इन्हें कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, परा यूरेनियम तत्व। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। एक नंबर की परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो के अंदर लगभग जो समझने लायक चीजें थी वो सारी समझ ली है। अभी हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक तत्व के बारे में आराम से समझेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम एक ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हमें कोई भी जैसे तत्व दे दें। हमें क्या होगा कि एग्जाम के अंदर क्या आता है कि जैसे आपको ये गैलियम दे दिया, गैलियम देकर पूछेगा कि इसका या तो इससे पूछ सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, या इससे आपसे पूछ लेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो हम अगली वीडियो के अंदर इसको सीखेंगे और कुछ छोटे मोटी एक एक नंबर की परिभाषा थी उनको लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना और प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। थैंक यू।